यदि ए आयु ए दे रखा है हमको, ये 2012 में आया हुआ है, आयु ए 0 माइनस के 10 अल्फा बाई 2, इधर से 10 अल्फा बाई 2 और 0, इसका क्रम है 2 क्रॉस 2 तथा कोटि आई का तत्समक अवयव है, एक आई दे रखी है 2 क्रॉस 2 का तत्समक अवयव 1 0 0 1, जिसको हम I2 से भी लिखते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि आपको क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव I प्लस ए बराबर I माइनस ए, और गुणा हो रहा है किससे, कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। देख लेंगे इधर अच्छी तरीके से। आपको ए बराबर दे रखा है 2 क्रॉस 2 का इकाई आयु, 2 क्रॉस 2 का आयु, पहली पंक्ति में 0 माइनस टेन एल्फा, दूसरी पंक्ति में टेन एल्फा 0, आई दे रखा है 2 क्रॉस 2 का तत्समक अवयव इकाई आयु। सिद्ध ये करना है, ध्यान रखेंगे सिद्ध करने के सवाल 3.4 में या 3.3 में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो जो सिद्ध करने का सवाल होता है उसमें ये होता है कि हमको LHS लेकर हल करना है। क्या लेकर हल करना है, LHS और RHS लेकर आना है। यदि LHS को हल करते समय RHS नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, LHS को हमने जहां तक सॉल्व किया है, इजी किया है, जहां तक हम हल कर सकते हैं वहां तक छोड़ने के बाद RHS को पुनः हल किया जाता है। फिर हम RHS को हल करते हैं और किसके बराबर लेकर आते हैं, LHS के बराबर लेकर आते हैं। हमारा LHS है I प्लस ए, I का मान क्या है 1 0 0 1 प्लस ए है 0 माइनस टेन एल्फा बाई 2 और प्लस टेन एल्फा बाई 2 0, और LHS बराबर है आपके पास में I प्लस ए, I भी 2 क्रॉस 2 का इकाई है और ए भी 2 क्रॉस 2 का इकाई अवयु है। दोनों अवयवों के बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। हमने अवयु पर संक्रिया पढ़ी थी, दो अवयु कब जुड़ते हैं, जब उनका क्रम क्या होता है, समान। तो जोड़ने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ जाके जुड़ेगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जाके जुड़ेगा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जुड़ेगा दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, और 1 जुड़ेगा किसमें, 0 में। ये 2 क्रॉस 2 का इकाई अवयु हमको LHS प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार हम क्या हल करेंगे, RHS देखेंगे। RHS क्या है, I माइनस ए, पूरा किससे गुणा हो गए, 2 क्रॉस 2 की सारणिक से। तो हम क्या करते हैं, पहले I माइनस ए ज्ञात कर लेते हैं। I माइनस ए 1 0 0 1 माइनस आपके पास है 0 माइनस के 10 एल्फा बाई 2 प्लस के 10 एल्फा बाई 2 और 0। अब हम दोनों का माइनस करेंगे। दो अवयवों का व्यवकलन कब होता है, दो अवयव कब करते हैं, जब उनका क्रम क्या होता है, समान। क्रम समान करने के लिए ध्यान रखेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 0 माइनस माइनस प्लस 10 एल्फा बाई 2, ठीक इसी प्रकार 0 माइनस 10 एल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 1, ये हमको प्राप्त हो गया I माइनस ए। अब हमारा RHS क्या है, हमारा RHS है I माइनस ए गुणा होगा किससे, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। आप दोनों अवयवों को गुणा करने के लिए पहले I माइनस ए की जगह लिखेंगे हम
i माइनस ए की जगह है 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस के tan अल्फा बाई 2 और 1, ये लिख दिया हमने क्या, i माइनस ए। देखेंगे कैसे ज्ञात किया है, जैसे हमने i प्लस ए ज्ञात किया था। LHS है आपका i मीन्स इकाई आवायु, ए लिख दिया। दोनों आयु के बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। दोनों को जोड़ने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 1 प्लस 0 1, ये हमने निकाला i प्लस ए। RHS को हल करने के लिए हमको i माइनस ए चाहिए, तो मैंने इसको अलग से हल कर लिया है। i माइनस ए, i लिख दिया, इकाई आवायु ए लिख दिया। दोनों अवयवों को क्या करना है, घटाना है। दो अवयव कब घटते हैं, जब उनका क्रम क्या होता है, समान। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 0 माइनस tan अल्फा माइनस के tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1। आप इधर देखेंगे RHS को हल कर रहे हैं। हल करने के लिए ध्यान रखेंगे, हमको जो आंसर लेकर आना है, RHS को हल करके क्या लेकर आना है हमको, LHS पूरा हमारे किस में है, tan में आ रहा है। तो RHS को क्या करते हैं, साइन और कॉस, इसको भी किस में बदल लेते हैं, tan में बदल लेते हैं। तो कक्षा 11 में हमने पढ़ा था तीसरा चैप्टर, मैंने कहा था इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसके फॉर्मूले 12th क्लास में काम में आएंगे। अभी तो छोटे मोटे फॉर्मूले काम में आ रहे हैं। जिन स्टूडेंटों ने याद नहीं किया है फॉर्मूले, वो याद कर लेना अच्छी तरीके से। जैसे हमारा अवकलन शुरू होगा, अवकलन का मतलब तीसरा चौथा पांचों चैप्टर जैसे शुरू होगा, तब समझ लेना उसके सारे फॉर्मूले लगना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप उनको पहले ही याद करके रेडी रखो। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस अल्फा का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन का होता है 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक इसी प्रकार 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, वापिस कॉस का लिखेंगे 1 माइनस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है भाई, इधर देखेंगे साहब। अब मैंने क्या कर लिया, इसको छोटा करने के लिए tan अल्फा बाई 2 को क्या मान लिया मैंने t, ताकि हम इसको गुणा करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब ये भी देखना है आपको, आपका जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक अवयव में से देखो कोई संख्या कॉमन आ रही है, हर में से मैंने कॉमन निकाल लिया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको मैंने क्या मान लिया t, तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस t स्क्वायर। अब ये तो बन गया 1, ये बन गया t, ये बन गया माइनस t, ये बन गया 1। ठीक इसी प्रकार ये बन गया 1 माइनस t स्क्वायर, 2t माइनस 2t, ये बन गया 1 माइनस के t स्क्वायर। ऐसे करने से हमको क्या फायदा हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि हम इनको गुणा करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो छोटी हो जाएगी, हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए हमने इसको हल करने के लिए tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 को क्या मान लिया मैंने t। ठीक है, tan अल्फा बाई 2 की जगह t, माइनस tan अल्फा बाई 2 की जगह भी t, 1 माइनस t स्क्वायर। इधर बटे की संख्या तो कॉमन आएगी प्रत्येक में से, बाहर लेके हमने लिख दिया ये। अब चेक करेंगे दोनों अवयव गुणा हो रहे हैं क्या, दोनों अवयव गुणा हो रहे हैं क्या। देखेंगे दोनों अवयव गुणा हो रहे हैं। इसके अंदर कितने स्तंभ है, पहले अवयव के अंदर 2 स्तंभ, इसके अंदर कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति। तो दो अवयव गुणा कब होते हैं, जब फर्स्ट अवयव में स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या हो, समान हो, तब हम उन दोनों अवयवों को गुणा कर सकते हैं। गुणा करने के लिए ये वाला अवयव इससे गुणा हो रहा है, इसके अंदर कितने स्तंभ है, 2, पहला स्तंभ उठाया मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर और 2t, गुणा करेंगे स्तंभ भी बनाएंगे 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, बटे में गुणा करेंगे माइनस का t
माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, हमने स्तंभ उठाया, पंक्ति के ऊपर जमाया, गुणा कर रहा हूं, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 से गुणा होगा, 2t t से गुणा होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी से गुणा होगा, 2t 1 से गुणा होगा। ठीक इसी प्रकार अगला स्तंभ उठाएंगे, अगला स्तंभ है माइनस के 2t और 1 माइनस टी स्क्वायर, करो गुणा, इधर हो गया भैया माइनस के 2t प्लस टी और माइनस का टी क्यूब। ठीक इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर 1 माइनस के टी स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे हम, 1 प्लस टी स्क्वायर, अच्छी तरीके से समझ लो भाई, 1 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर गया तो प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2t में से एक टी गया तो माइनस के टी और माइनस का टी क्यूब। ठीक इसी प्रकार 2t में से एक टी गया तो t प्लस टी क्यूब, इधर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखेंगे अब क्या क्या कॉमन आ रहा है अंदर से, 1 प्लस टी स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया, माइनस का t, 1 प्लस टी स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया मैंने t, 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। 2 क्रॉस 2 के अवयव के प्रत्येक अवयव में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर कट जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन, बटे में पहले से ही चल रहा है, आपके पास बच गया 1 माइनस टी और t और 1, ये कट गया। RHS बराबर आपके पास देखते हैं क्या आ गया, 1 t का मान हमने क्या माना था, t का मान माना था हमने माइनस के टी स्क्वायर एल्फा बाई 2, इधर tan स्क्वायर एल्फा बाई 2 और 1, ये आपका RHS आ गया। और आपका LHS देखो क्या है, 1 माइनस टी ये हट जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमने माना है tan अल्फा बाई 2 को क्या माना है t, ओनली tan अल्फा बाई 2 को क्या माना है हमने t। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, LHS बराबर RHS। सभी बच्चे इसको वापिस समझेंगे और नोट करेंगे। हाँ भाई, आपको ए दे रखा है और आई दे रखा है, सिद्ध क्या करना है, आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए, पूरा अवयव किससे गुणा होगा, इससे। सबसे पहले मैंने LHS को हल किया, किसको हल किया, LHS। LHS क्या है आपका, आई प्लस ए, आई का मान ये लिख दिया, यहाँ से ए का मान दे रखा है, दो अवयव जुड़ते हैं जब उनका क्रम समान होगा, ये जोड़ दिया। अब हम LHS को ये लेकर आना है, अब हम क्या हल कर रहे हैं, RHS। RHS को हल करने पर हमारे पास ये प्राप्त होना चाहिए, RHS आपके पास में ये है, इससे पहले मैं आई माइनस ए छोटा सा इसको अलग निकाल रहा हूँ, ये निकाल लिया, ये आई ये माइनस, दोनों को घटा दिया, जैसे जोड़ा है वैसे के वैसे। ये रहा आपका RHS, आई माइनस ए ये रहा, कॉस एल्फा साइन एल्फा को किसके रूप में चयन कर दिया, tan के रूप में। चयन करने पर ये क्या, जब हम tan को गुणा करेंगे दोनों अवयवों को तो tan बहुत सारे हो जाएंगे, तो हमको क्या लिखने में क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको छोटा करने के लिए मैंने tan अल्फा बाई 2 बराबर क्या मान लिया, t, tan अल्फा बाई बराबर t, इसके प्रत्येक पद में से एक मैंने आपको लिखाया था अदिश गुणन अवयव, क्या लिखाया था, अदिश गुणन अवयव की परिभाषा होती है, किसी भी अवयव को यदि किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है, अदिश गुणन अवयव कहलाता है। लेकिन गुणा करने का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई अवयव ए है उसको मुझको 3 से गुणा करना है, तो इसका अर्थ ये होता है अवयव ए के प्रत्येक अवयव किससे गुणा होगा, 3 से, चाहे वो अवयव किसी भी क्रम का हो, उसके अंदर चाहे 4 अवयव हो चाहे 6 अवयव हो। हमारे पास कितने अवयव है इसके अंदर, 4, चारों के चारों में से कॉमन क्या आ रहा है, हर में से कॉमन आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, मैंने निकाल दिया 1 प्लस tan स्क्वायर कॉमन, tan को क्या मान लिया मैंने t, 1 माइनस tan स्क्वायर t, 2 tan अल्फा t, 2 tan अल्फा t, 1 माइनस tan स्क्वायर t। दोनों अवयवों को गुणा कर रहे हैं हम, गुणा करने के लिए आपको सबको मालूम है इसके अंदर 2 स्तंभ है, 2 पंक्तियां गुणा हो जाएंगे। गुणा करने का तरीका, पंक्ति स्तंभ उठाना है, पंक्ति के ऊपर जमाना है, हल करने पर कैलकुलेशन की, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो LHS बराबर RHS, सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लेंगे, नोट करेंगे, फिर इसके बाद में अगला प्रश्न हल करेंगे।
है वो एग्जाम की दृष्टि से सही नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको इस एग्जाम प्रश्नावली को सीखने के लिए ये ध्यान रखना है दो अवयव कैसे जुड़ते हैं, कैसे गुणा होते हैं। कल एक भैया ने मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, सर अवयव पर बाह्य संक्रिया क्यों नहीं होती है, अवयव पर बाह्य संक्रिया क्यों नहीं होती है। तो देखो इसके लिए हमने सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रिया पढ़ी थी, 4 प्रकार की होती है, ठीक है। अब उसमें भी हमने पढ़ा था योग संक्रिया के गुणधर्म। वैकलन के क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि वैकलन के गुणधर्म होते ही नहीं है। जो आपका अवयव का जो लेख वो है जिसने खोज की थी और सर केली, तब उसको क्वेश्चनों को हल करने में समस्या आ रही थी, तो उसको ओनली जब वो हल कर रहा था तो ओनली उसका गुणा जोड़ घटाओ, भाग उसका होता ही नहीं है, भाग उसका होता ही नहीं है। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि भाई अवयव में भाग संक्रिया होती ही नहीं है। जैसे हमने समुच्चय पढ़ा था, समुच्चयों पर संक्रिया पढ़ी थी, संघ समुच्चय, अंतर समुच्चय और सर्वनिष्ठ, 3 ही तो पढ़ी थी। अब अंतर के लिए माइनस आ गया, कोई कहेगा सर योग संक्रिया, तो उसमें भी नहीं होती है। तो सभी स्टूडेंट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बना भाग संक्रिया का वैज्ञानिक और सर कोहली के द्वारा। ओनली इसकी 3 ही संक्रिया होती हैं जो हमने आपको बता दी। मैथमेटिक्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सॉल्यूशन अब तक नहीं हुआ है साइंटिस्टों के द्वारा, इसलिए भाग संक्रिया होती ही नहीं है। देखेंगे अगला प्रश्न है 19वां। वैसे 19, 20, 21, 22 ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से सही नहीं है, इनको आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। मैं बता देता हूं आपको 19वां प्रश्न क्या है, कैसे हल करना है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कॉस है, यानी कि उसके पास कुल राशि कितनी है। कोई व्यापार करने वाला है, उसके पास कुल रुपये कितने हैं व्यापार करने के लिए, 30,000 रुपए। भाई मेरे पास जैसे 50,000 रुपये है, मुझको कोई व्यापार करना है तो मैं पैसे के अनुसार ही व्यापार करूंगा, कोई छोटा धंधा खोल लूंगा। जैसे ठीक इसी प्रकार एक व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 रुपए का कॉस है, जिसमें 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित किया गया है। इन 30,000 रुपए को 2 भिन्न भिन्न प्रकार के जो ब्रांड है, वो कोई काम खोल रहा है, उन पैसों को जिस जगह खर्च कर रहा है वो कितनी जगह कर रहा है, 2 जगह, अलग अलग जगह, दोनों अलग अलग जगह खर्च कर रहा है। प्रथम ब्रांड पर 5% और द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अवयव के गुणन प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कॉस्ट को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे। मतलब 30,000 रुपए वो 2 ब्रांड है, जिस पर फर्स्ट ब्रांड पर 5% का ब्याज है, द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज है। अब उन पैसों को किस प्रकार खर्च करे 30,000 रुपए को, कि भाई फर्स्ट ब्रांड में कितने रुपए ले, 10,000 ले, 20,000 ले, या 5,000 रुपए ले, 15,000 रुपए ले, द्वितीय ब्रांड में कितने रुपए हैं। निवेश का मतलब उनको खर्च कर रहा है। इस प्रकार संघ के प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, 2 क्वेश्चन है इसमें, ए में 18,000 रुपए और बी में 2,000 रुपए। तो पहले तो आपके पास कुल राशि कितनी है, 30,000। फर्स्ट ब्रांड पर वार्षिक ब्याज की दर है 5 और सेकंड ब्रांड पर वार्षिक दर की ब्याज है 7%। लेकिन अभी ये पता नहीं है कि भाई 30,000 रुपए को फर्स्ट ब्रांड पर कितने रुपए खर्च करेगा वो। फर्स्ट ब्रांड पर X रुपये मान लिया हमने, फर्स्ट ब्रांड पर कितने रुपए खर्च करता है वो X। तब सेकंड ब्रांड पर देखेंगे। अब इधर आपके पास में कुल राशि कितनी है, 30,000 की। सपोज करो आपके पास में कुल राशि कितनी है, 30,000 रुपए हैं, मैंने उस पर 10,000 प्रथम ब्रांड पर
दर दे रखी है 5% और द्वितीय ब्रांड पर चल रहा है, द्वितीय ब्रांड पर दे रखी है 7% आवयु के गुणन के प्रयोग द्वारा। इसका मतलब आपके पास कितने आवयु प्राप्त होंगे? 2। तो देखेंगे इधर पहला क्वेश्चन है, आपके पास में वार्षिक दर कितनी है? वार्षिक ब्याज, पहला क्वेश्चन वार्षिक ब्याज रुपये, दर भी वार्षिक दे रखी है। फर्स्ट ब्रांड के लिए 5% है, द्वितीय ब्रांड के लिए 7% है। तब देखेंगे दर फर्स्ट ब्रांड पर कितने रुपए खर्च करता है वो x, और द्वितीय ब्रांड पर कितने खर्च कर देता है? 30,000 माइनस x। एक आवयु तो ये प्राप्त होगा, आवयु का गुणन यानी गुणन करना है, और बराबर कुल वार्षिक ब्याज कितना है उसके पास में? 1800 रुपये। हाँ भाई, आप फर्स्ट ब्रांड के लिए ब्याज की दर कितनी है? 5%। द्वितीय के लिए कितनी है? 7%। ठीक है भाई। अब देखेंगे इधर x, अब दोनों आयों को गुणा करना है। दोनों आयों को क्या करना है? गुणाई क्यों किया? क्वेश्चन में दे रखा है आवयु के गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटेगी जिसमें व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। पहला क्वेश्चन 1800 रुपये, दूसरा 2000 रुपये। जब दूसरा क्वेश्चन करोगे आप ऐसी चीज जैसे का ये रहेगा ओनली बराबर में 18 से करके क्या आ जाएगा? 2000 रुपये आ जाएगा। आप इसके अंदर कितने स्तंभ हैं? 2। पंक्ति कितनी है? 2। गुणा हो जाएगा। गुणा करने के लिए मैंने बता रखा है आपको, ये पहला स्तंभ को उठाएंगे यानी x, ये तो किससे गुणा हो जाएगा? 5% और ये 7%। तो 5x% हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100 प्लस इधर 30,000 माइनस x और 7% हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100 बराबर कितने हैं? 1800 रुपये। गुणा करने का तरीका वही है, प्रथम आवयु में 2 स्तंभ है, द्वितीय आवयु में 2 पंक्ति है। ये आवयु किससे गुणा हो रहा है? इससे। गुणा होने के बाद इसके अंदर कितने स्तंभ है? 1, तो 1 ही स्तंभ बनेगा। बनाने पर ये लो, ठीक है, गुणा कर लो, गुणा कर लो भाई। 5x बटे 100 प्लस ये प्रतिशत हट जाएगा, 7 या 21 बटे 100 माइनस 7x बटे 100 बराबर 1800 रुपये। पूरे को किससे गुणा कर दूंगा मैं? 100 से। 100 से गुणा करने पर क्या बचेगा? 5x, क्या बचेगा इधर? 5x, इधर 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1800, 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है भाई। 5x माइनस के 7x माइनस के 2x बराबर 1,80,000 माइनस 2,10,000। ठीक है भाई, घटा देंगे। माइनस के 2x, देखो 4 जीरो से 4 जीरो, ये लो। 1 में 60 नहीं कर रहा, 11 में 60 गए तो कितने बचे? 3 किसके? माइनस के। ये माइनस से ये माइनस कट गया। x बराबर 30,000 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 1500, 15,000 रुपये। कितने आ गई भाई? x बराबर क्या माना था? फर्स्ट ब्रांड पर निवेशित राशि, फर्स्ट ब्रांड पर निवेश राशि। अब सेकंड ब्रांड पर निवेश राशि क्या मानी हमने? 30,000 माइनस x यानी कि 30,000 है, वही 15,000 रुपये आ जाएंगे।
ठीक है भाई, देखेंगे समझ लेंगे दोबारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई व्यापार संघ है, क्या है, कोई व्यापार संघ है, उसके पास कुल राशि कितनी है, 30,000 रुपये की है। आप फर्स्ट ब्रांड पर कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है, 5, द्वितीय पर कितना है, 7, लेकिन उसमें ये नहीं दे रखा है कि फर्स्ट ब्रांड के लिए आपको इतने रुपए खर्च करने हैं। 30,000 को दो भागों में, दो भिन्न ब्रांडों में निवेश करने हैं। मैंने मान लिया फर्स्ट ब्रांड पर कितने रुपए खर्च किए, एक्स, सेकंड ब्रांड पर कितने रुपए निवेश किए, कुल में से तो घटेंगे फर्स्ट राशि के पैसे, 30,000 माइनस है। ठीक है, अवयव के गुणन का प्रयोग करना है, दो अवयव बनेंगे, उनको चाहे मान लो कि एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। अब गुणन के लिए आपको इस प्रकार मानना है कि दोनों अवयव गुणा कब कब होते हैं, जब प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या, द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर। इसके लिए आपके पास में पहला क्वेश्चन है, वार्षिक ब्याज कितना दे रखा है, 1800 रुपये। दो ब्रांड है, एक पर एक्स रुपये खर्च कर दिया, दूसरे पर 30,000 माइनस एक्स, एक अवयव ये बन गया। दूसरा ब्रांड पर ब्याज भी वार्षिक दर की 2 है, फर्स्ट पर दे रखा है 5%, द्वितीय पर दे रखा है 7%। ठीक है, इसको ऐसे बना लो, इसको बात वही आएगी, दोनों को गुणा कर दिया हमने, गुणा करने पर इसको हल कर लिया, हल करने पर एक्स बराबर कितना है, 15,000 रुपये। तो द्वितीय ब्रांड पर क्या माना था, 30,000 माइनस एक्स, उसके भी क्या आ जाएंगे, 15। अब आपका जो इसी का दूसरा प्रश्न है, उसमें क्या कर रखा है, वार्षिक ब्याज कितना दे रखा है, 1800 की जगह 2,000 रुपये। यहाँ 2,000 कर देंगे, यहाँ 2,000 कर देंगे, 2,000 से पूरे को आपको खुद को हल करना है। यहाँ का क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से सही नहीं है, सही का मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। देखेंगे अगला प्रश्न आपका, किसी स्कूल की पुस्तक की दुकान में, कोई स्कूल है उसकी पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन पुस्तक तो किसकी है, रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की पुस्तक कितनी है, 10 दर्जन। ठीक इसी प्रकार भौतिक रसायन, भौतिक विज्ञान की पुस्तक, भौतिक विज्ञान की कितनी है भाई, भौतिक विज्ञान की है 8 दर्जन। और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की पुस्तक है कितनी है भाई, अर्थशास्त्र की भी है 10 दर्जन। ठीक है, आपके पास में कितने प्रकार की पुस्तक है, 3 प्रकार की पुस्तक है, तो एक अवयव तो इनका बन जाएगा पुस्तकों का। फिर आपको दे रखा है इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य, रसायन का विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः का मतलब पहले रसायन, फिर भौतिकी, फिर अर्थशास्त्र, 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक। प्रति पुस्तक, एक दर्जन की रेट नहीं है कि कहीं आप समझ रहे हो एक दर्जन 80 रुपए की है। एक पुस्तक की रेट रसायन विज्ञान की 80 रुपए है, भौतिक विज्ञान की 60 रुपए और शास्त्र की 40 रुपये है। इनका एक मिल जाएगा। अवयव के बीजगणित के प्रयोग द्वारा सभी पुस्तकों को बेचने से, सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान पर कुल कितनी राशि प्राप्त होगी।
कुल राशि देखेंगे, 3 पुस्तक है, 3 पुस्तक दर्जन दर्जन दर्जन, तो इसको यहाँ 12 से गुणा कर लेते हैं। ये हो गई 10 पुस्तक इसकी है, 8 इसकी है और 10 इसकी है। ठीक इसी प्रकार इस पुस्तक का मूल्य कितना है 80, इसका कितना है 60 रुपये, इसका कितना है 40 रुपये। ठीक है भाई, 12 को रहने दो ऐसे कैसे, चेक करो या वही गुणा हो जाएंगे क्या, कितने स्तंभ में 3, कितनी पंक्ति है 3, गुणा करने के लिए 80 60 और 40, बोलो ये हो गए 800, ये हो गए 8 की 48 और ये हो गए 400, ये हो गए 8 और 4 12, 8 और 4 12 4 1680, ये 0 12 घंटे 96, 9 12 सिक्की 72, 72 और 9 20, 12 रहा 20,160 रुपये। ये लो कुल राशि प्राप्त हो गई आपको। तो ये था आपके 2 क्वेश्चन थे जो पूरे हो गए। आगे के जो क्वेश्चन है आप खुद करना। आपका अगला चैप्टर शुरू होगा 3.3 ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आवर्यु का परिव्रत आवर्यु क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को लिखते हैं हम ए के ट्रांसपोज से, इसको नोट कर लेंगे सभी। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और कल हम नए लेक्चर में 3.3 शुरू करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या होते हैं, उसमें भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रकार, सममित आवर्यु, विषम सममित आवर्यु, सममित आवर्यु कौन कौन से होते हैं, विषम सममित आवर्यु कौन कौन से होते हैं, सबको एक एक करके हल करके बताएंगे। एक मैंने डी मॉर्गन नियम बताया था आपको, डी मॉर्गन नियम 11th क्लास में, डी मॉर्गन नियम बताया था 11th क्लास के पहले चैप्टर में, वो भी लगेगा हमारे 3.3 के अंदर। ये चीज़ हम कल बात करेंगे। आज के लिए सभी को धन्यवाद। अब सभी